सनराइज न्यूज में इस बार स्वागत है आपका और हमारे साथ आशीष रंजन है। और आशीष के साथ हमने इससे पहले भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर हम आशीष को जोड़ते रहते हैं सनराइज न्यूज पर। आज जो अहम मुद्दे हमारे सामने निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें अगर भारत के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं के जो ट्विटर हैंडल लॉक कर दिए गए थे, अब उनको अनलॉक कर दिया गया है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल ये पूछा कि दरअसल अगर अनलॉक करना ही था तो फिर लॉक क्यों किया गया। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है, उन्होंने सनराइज न्यूज के साथ बातचीत में ये सवाल उठाए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी चीजें बदल रही हैं। 15 अगस्त से कांग्रेस का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। उसके तहत वो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अलग अलग गांवों में, पंचायतों में जाकर प्रवास करेंगे, वहां पर लोगों के साथ संवाद करेंगे, पंचायत का आयोजन होगा। साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी के वो 7 चेहरे जिन्हें सोशल इंजीनियरिंग के तहत केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली थी, अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दे दी है। और ये कहा गया है कि जो गिफ्ट आपको मंत्रिमंडल में शामिल करके आपको दिया गया, अब उसका भार उतारने का वक्त आ गया है। आपको वो सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतारनी होगी और वोटों को हमारे पक्ष में लाना होगा। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी की भी सोशल इंजीनियरिंग चल रही है। ब्राह्मण महासम्मेलन के तहत वो अलग अलग हिस्सों में इसका आयोजन कर रही है, उस पर भी नजर आशीष के साथ हम डालेंगे। साथ ही आशीष के साथ हम बात करेंगे तालिबान के मुद्दे पर, खासतौर पर तालिबान और भारत का क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या कुछ रिश्ते रहेंगे, उस पर हम नजर डालेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आशीष हम राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से। अनलॉक हो गए, कई नेताओं के ट्विटर हैंडल अनलॉक हुए, लेकिन जिस तरह के तेवर हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि अगर अनलॉक आपने किया है तो लॉक किया क्यों था। सवाल वो पूछ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में ट्विटर काम कर रहा है। किस हद तक इस चीज को आप जायज मान रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कांग्रेस इस मामले को तूल दे रही थी, या कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से कुछ गलती हो गई थी? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हम उसके तह तक जाते हैं कि आजकल क्या होता है कि मतलब हमको वो फिक्र नहीं होती कि बच्ची के साथ जो कुछ भी हो वो तो जघन्य अपराध है ही है, इसमें कोई कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहचान छुपाकर जिस तरीके से आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं वहां पर, और अगर ठीक है हमने पहचान, राहुल गांधी ने कहा पहचान उजागर हो गई उससे, हमने हमारे सिस्टम में वो फॉल्ट है। अगर हम सरकार के मतलब सरकार उस चीज को नहीं सुधार रही है, कोई भी सरकार हो, हम पहले तो सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम अगर उस चीज को नहीं सुधार रहा है, आप ये बताइए कि सरकार ने उसके लिए क्या दलील दी है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं उस बच्चे। दिल्ली में 2 घटनाएं ऐसी हो गई हैं, तो जाहिर तौर पर अगर राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे थे तो कोई गलत बात नहीं थी। और सही कहा पवन खेरा ने, मैं उनका बयान भी सुन रहा था पवन खेरा जी का, कि ट्विटर अपने आप में अभी द्वंद की स्थिति में है। अगर राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया तो फिर आप अनलॉक किस आधार पर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सवाल यहाँ पर जायज है। और कहीं ना कहीं आप भी देखिए इस चीज को, क्या सरकार के दबाव में इस तरह की चीजें हो रही हैं। जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है तो इसको सोचने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि इस चीजों के लिए उसे ब्लॉक कर दिया जाए। ये तमाम तरह के नेता, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक बयान के आधार पर घेर कर ब्लॉक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि सोशल जो साइट्स हैं उस पर सरकार का सेंसरशिप तो नहीं है। ये सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है और विपक्ष में रहते सवाल को उठाना लाजमी है। बिल्कुल, विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष जिस तरह से लामबंद हुआ ट्विटर के मुद्दे को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी के बीच एक स्ट्रेटजी बनी, हमने देखा कि अलग अलग जो अकाउंट थे वो राहुल गांधी के नाम पर कर दिए गए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पार्टी के वर्कर्स के द्वारा। तमाम डीपी बदल दी गई ट्विटर हैंडल की, उसमें भी राहुल गांधी का फोटो आ गया। क्या कांग्रेस तलाश में थी किसी मुद्दे के, कि इस मुद्दे को के जरिए सरकार को घेरा जाए, और खासतौर पे तब जब एक बार ट्विटर ने ये ही तमाम चीजें केंद्र में मौजूद कई मंत्रियों के साथ की, तब कांग्रेस ने ट्विटर का साथ दिया था और सरकार पे निशाना साधा था। लेकिन आज जब कांग्रेस के ही नेताओं पर ये तमाम चीजें होने लगी तो कांग्रेस अचानक ट्विटर को घेर रही है, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी मुनाफा कमाने के लिए आ रही है और इस तरह से ट्विटर काम नहीं कर पाएगा। क्या एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्या ट्विटर टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है? भारत में आप देखें तो क्या ये सवाल लाजमी है और लोग पूछ रहे हैं इस तरह के सवाल को। ये देखिए, जिस तरीके से आवाज उठाई गई, क्या दिल्ली में जो घटनाएं हुई, और एक नहीं 2 घटनाएं हुई, क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? सिर्फ आप पर्दा डाल दीजिए और उसको बंद कर। आज मैं कहता हूं पहचान अगर उजागर हुई है, 10 दिन के बाद उस बच्ची को सब कोई भूल जाएंगे, राजनीति रह जाएगी।
हर हर दिन हम आए दिन इस तरह की खबरों से टकराते हैं और उसको भुला दिया जाता है। लेकिन ये अगर वो उठा रहे हैं इस तरह के मुद्दे को, तो कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हैं, एक नागरिक के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम सरकार से ये सवाल करें, सिस्टम से ये सवाल करें। और अगर ये सवाल किया गया तो इसमें कहीं से कोई अनुचित बात नहीं है। और जाहिर तौर पर राजनीति हर एक पार्टियां करती है और निशाना हर पार्टी एक दूसरे पर साधती रहती है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। और सिस्टम में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो सरकार को आगे बढ़कर मतलब कदम उठानी चाहिए थी यहाँ पर, चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो। कोई आश्वासन दीजिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि अन्य जगहों पर क्या स्थिति होगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की इस बड़ी सियासत से, उत्तर प्रदेश की सियासत पे कुछ उन चीजों को टटोलने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल जो मार्च है, साइकिल यात्रा है, उसके जरिए माहौल बनाने की कोशिश शुरू की है। बीजेपी ने 7 ऐसे चेहरे चुने जिन्हें सोशल इंजीनियरिंग के तहत प्रमोट किया गया, कैबिनेट में लाया गया और स्थापित किया गया। लेकिन अब उन्हीं 7 चेहरों पर बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी ये सौंप दी है कि उसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को उन्हें जमीन पे उतारना है, अलग अलग गांव में जाना है, विधानसभा क्षेत्रों में जाना है, संसदीय क्षेत्रों में जाना है और पार्टी के लिए प्रचार कर वोट को तैयार करना है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग भी चल रही है। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए वो एक नए तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश में है। इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस भी महासंपर्क अभियान चला रही है। वो भी एक तरह से गांव और ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर जाने की कोशिश में है। कुल मिलाकर अभी फिलहाल की स्थिति में उत्तर प्रदेश की सियासत में सिर्फ राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं या विमर्श भी बढ़ना शुरू हुआ है? जाहिर तौर पर देखिए, जब भी मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था, 7 मंत्री यहाँ से गए थे, जगह मिली थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी की राजनीति जो है, और एक तरह से बिल्कुल आप इसको कह सकते थे कि बीजेपी ने भी उसी तरह से इसको फूंक दिया था कि नहीं अब चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर लेते। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुई हैं, और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई है। और कांग्रेस के लिए होने के लिए कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये जग जाहिर है। जिस तरह से प्रियंका गांधी एक्टिव हुई हैं, और आप इन सब चीज के बीच अजय कुमार लल्लू को नहीं भूलना होगा कि जमीन पर अगर किसी नेता ने संघर्ष किया है तो वो अजय कुमार लल्लू हैं, जिन्होंने लगातार गिरफ्तारियां दी है। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा अगर गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में बीते 2-3 सालों में हुई है तो अजय कुमार लल्लू की हुई है। ठीक है, हर पार्टी की अपनी सोशल इंजीनियरिंग होती है। मायावती भी हैं, इसमें आ गई हैं, उनके पास भी अब खोने के लिए कुछ नहीं है। 22-23 विधायक थे, उसमें भी अब बहुत कम बचे हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए, बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कोई मामूली चुनाव नहीं है। लोकसभा का रास्ता इसी से गुजर कर जाएगा 2024 में भी, और इसे मिनी लोकसभा से कम कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पर यह चुनाव देखने वाला होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का सियासी मूड बदलता है, और तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में हैं। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर पाती है। उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश में। अगर वो कुछ हासिल कर पाते हैं तो एक मनोबल भी होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास, और दूसरा ये चीज भी होगा कि तब 2024 में भी आप देखेंगे कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासत में, जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक्टिव हुई हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी तो एक्टिव हुई, लेकिन सवाल ये कि पार्टी सड़क पर नजर आ रही है, नेता भी सड़क पर है, सरकार की नीतियों का विरोध भी हो रहा है, जो गलत नीतियां उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन किस हद तक कांग्रेस के नेता इसे वोट में तब्दील कर पाएंगे? हर बार कांग्रेस को लेकर यही सवाल रहता है कि दरअसल आपकी रैली में बड़ी भीड़ तो आएगी, आपके बड़े चेहरे प्रचार करने जाएंगे, तो रोड शो तो बड़े कामयाब होते हैं, लेकिन कांग्रेस उन तमाम लोगों को वोट में तब्दील नहीं कर पाती है। ये एक बड़ी मुश्किल है। और साथ ही एक सवाल ये हमेशा घेर रहा है पिछले कई विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को, कि वो अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन के साथ जाए। जिसके साथ वो गठबंधन करती है और आगे प्रचार में जाते हैं, पता चलता है कि अगले विधानसभा चुनाव आते आते या चुनाव के नतीजे आते आते वो गठबंधन टूट जाता है। इन हालात में कांग्रेस के लिए क्या अभी बहुत आसान है उत्तर प्रदेश की राह, या अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है? अब बिल्कुल नहीं, आसान तो नहीं कह सकते। और जिस तरीके से देखिए, ये आसान नहीं कह सकते। और प्रियंका गांधी के बयान को भी आप देखिए, प्रियंका ने भी किसी गठबंधन से इनकार नहीं किया। लेकिन जहां तक आपने बात की जमीन पर आने की, आप देखिए और तमाम बयानों को भी देखिए। मायावती का बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत मायने रखता है, और कई मौकों पर मायावती ने काफी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप ये देखेंगे कई जगहों पर।
साथ ही साथ अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी ट्विटर पर ही ज्यादा एक्टिव रह पाए, कम एक्टिव हुए ग्राउंड लेवल पे। लेकिन जब अब चुनाव है तो समाजवादी भी उतर रहे हैं और समाजवादियों का भी मनोबल अच्छा है, लगातार वो कैंपेन में जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। भले अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, अखिलेश यादव का अच्छा प्रदर्शन होता है, तो इन सब के बीच का एक गठजोड़ जो है, इसकी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, गठबंधन होगा या नहीं होगा इस पर सवाल, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव अगर हम देखें तो कागज पे जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ आए थे और कांग्रेस का भी साथ मिला था, लेकिन वो कागज पे तमाम चीजें बड़ी मजबूत थी। लेकिन असल में जब बीजेपी मैदान में उतरी तो अलग एजेंडा था, मुद्दे एक तरह से जिन मुद्दों को लेकर ये गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आगे बढ़ रहा था, बीजेपी ने उससे इतर कई और मुद्दों को भी कंसोलिडेट किया और इससे उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई। अब जब पिछले 2 साल में हालात बिगड़े हैं, रोजगार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल हैं और कई रेप की ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई जो नेशनल मीडिया में जिनको जगह मिली और पूरी दुनिया में वो तमाम तस्वीरें गई। आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए भी एक काफी सोच समझ के चलने का वक्त है, क्योंकि हालात काफी बदले हैं, जो वोटर्स हैं वो भी अब सोच रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और तमाम सवाल अब हर तरफ से सुनाई भी दे रहे हैं। देखिए, कब तक आप राष्ट्रवाद को लेकर चलेंगे? जिस तरीके से अगर आप मतलब आपके हाथ में पैसे नहीं हैं, पेट में रोटी नहीं है, तो जाहिर तौर पर वहां राष्ट्रवाद काम नहीं करता, मंदिर मस्जिद काम नहीं करता। और यही हो रहा है। लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से सरकार ने जज्बात दिखाए और उस स्तर पर काम नहीं हुआ। हालांकि पूरे चुनाव जो है मीडिया ओरिएंटेड आजकल होता है, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। महंगाई आज जब आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो वहां पर मीटर 107 देखते हैं तो आप जाहिर तौर पर कोसते ही होंगे सरकार को, है ना? तो ये सारी चीजें अब लोगों के दिमाग में आ रही हैं कि नहीं, जो हमने वोट दिया वो कहां दिया, किस आधार पर दिया और उन्हें आउटकम क्या मिला। तो जाहिर तौर पर अगर मुद्दा आधारित चुनाव हो तो उसमें बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जिस तरीके से तमाम पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये मुद्दा आधारित बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर ये मुद्दा आधारित चुनाव होता है, क्योंकि आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ है और लगातार बीजेपी के नेताओं को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने पर, संजीव बालियान का आपको मामला याद होगा, किस तरीके से उन्हें रोका गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अभी भी द्वंद की स्थिति में है कि क्या होगा। ये चुनाव उनके लिए भी बहुत मायने रखने वाला चुनाव है और साथ ही साथ किसान आंदोलन भी अपने शवाब पे है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करेंगे। उनके लिए भी ये चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है। किसान आंदोलन है, महंगाई है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, और इन सबको अगर विपक्षी पार्टियां समेट कर चुनाव मैदान में जाती हैं तो जाहिर तौर पर उनको फायदा होने वाला है। चलिए आशीष, अब देश की इस राजनीति से निकलकर थोड़ा अपने पड़ोस के अफगानिस्तान का जिक्र कर ले, क्योंकि उसमें जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में जो कुछ घटित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत को भी प्रभावित करेगा और कुछ हद तक करना भी शुरू कर दिया है। तालिबान की वापसी हो रही है। जो हमारा कंसर्न था, एक बड़ी चिंता ये कश्मीर को लेकर जो हालात हैं मौजूदा वक्त में, उस पर कितना असर देख रहे हैं आप? क्योंकि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है तालिबान का, कश्मीर में बहुत डिस्टरबेंस के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना गया। वहां से लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर भेजा गया था तालिबान की तरफ से, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हुई थी जिसके लिए सीधे तौर पर तालिबान को जिम्मेदार माना गया। लेकिन एक पहलू ये भी है अफगानिस्तान के लिहाज से कि पूरी दुनिया ने जिस तरह से अफगानिस्तान को इस वक्त अकेला छोड़ा है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी बहुत जो संजीदा प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, जो एक्शन की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। अमेरिका वापसी कर चुका है और इन हालात में किस स्टेज पे आप देख रहे हैं भारतीय डिप्लोमेसी को? निश्चित तौर पर देखिए, अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है जिसका आपने जिक्र किया, और आप इस चीज को भी आपने मेंशन किया कि कोई सपोर्ट में नहीं है। और ये मान के चलिए, मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है, शायद आप सहमत होंगे, कि चरमपंथी उभार कहीं भी अच्छे संकेत नहीं है। कश्मीर के दृष्टिकोण से भी देखें तो तालिबान का उभार, अगर तालिबान सत्ता में वहां पर काबिज होते हैं तालिबानी, तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए भी अच्छे संकेत नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम आपके इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है? आज जिस तरीके से हालात वहां पर तेजी से बदल रहे हैं, मासूमों की जान जा रही है, मारे जा रहे हैं लोग,
क्या इस तरह की सत्ता हासिल करके वो कौन सा क्या क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर वहां पर ये सत्ता में आते हैं तो कश्मीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जो अलगाववादी ताकतें हैं कश्मीर में उनको भी एक बल मिलेगा निश्चित तौर पर। आशीष, जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक बड़ी लड़ाई लड़ी और ये कहा कि हम तालिबान के खात्मे के लिए यहाँ आए हैं, और पूरी दुनिया में जिस तरह से उस वक्त के हालात थे, उन हालात के बीच अमेरिका ने वहां अपने सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहा था तो उसने पड़ोसी देशों, खासतौर पर पाकिस्तान से भी बातचीत नहीं की, जबकि पाकिस्तान बहुत हद तक प्रभावित होगा तालिबान के उभरने से। वजीरिस्तान का पूरा इलाका वो है जो अफगानिस्तान की सीमा से सटता है, और वहां पर आवाजाही जब तालिबान और वजीरिस्तान के लोगों की बढ़ेगी तो वो मुश्किल पाकिस्तान के लिए भी खड़े करेगा। ना भारत के साथ अमेरिका ने कोई बातचीत की और ना इस पूरे निर्णय के पीछे की स्थिति को स्पष्ट किया, क्योंकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां जो अफगानिस्तान की हर एक्टिविटी जिनको प्रभावित करती है। भारत ने तो कई अरब डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, वहां के हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए, वहां की पार्लियामेंट के निर्माण से लेकर तमाम चीजें वहां की हैं, और बहुत से भारतीय वहां जाकर काम कर रहे हैं। इन हालात में आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका की जो अप्रोच रही इस पूरे मामले में, खासतौर पर सेना को वापस बुलाने में, बहुत संजीदा मानी जाएगी, या सिर्फ उसने अपना हित साधने के लिए तमाम जो दूसरे देश थे उनके हितों को दरकिनार किया है? बिल्कुल, मुझे लगता है दरकिनार ही किया कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं सैनिकों को वापस, और कोई सपोर्ट में नहीं। आज आप देखिए यूएन अगर शांति बहाल की अपील करे तो वहाँ हालात सुधर सकते हैं। और अभी उनका अशरफ गनी का मैं बयान सुन रहा था, वो भी मतलब ये कह रहे हैं कि अस्थिरता वाली स्थिति है। तो कौन है सपोर्ट में? आप देखिए, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान के लिए भी कहाँ अच्छा रहा तालिबान। 2001 को याद करें आप, पाकिस्तान वो आखिरी देश था जो तालिबान के विरोध में आया था। लेकिन फिर भी आप मतलब जो आखिर जो भी क्या कहते हैं चरमपंथी लोग हैं, वो अगर इनका सपोर्ट करेंगे तो किसी भी देश के लिए। और इन सब के बीच आप ये देखिए कि अगर उनका उभार वहां पर होता है तो चाइना भी वेट एंड वॉच की स्थिति में, चाइना भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। हम हर तरफ से आप देखिए कि उनका उभरना कहीं से भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आप हर तरफ से जाएंगे, आप वहां पर इतने सारे आपने भी जिक्र किया और मैं भी देख रहा था, कई सारे रिपोर्ट्स देख रहा था, कई अच्छे इन्वेस्ट हुए थे अफगानिस्तान में। लेकिन जो हालात वहां पर उभर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर जाना नहीं चाहेगा, और यहाँ पर नुकसान निश्चित तौर पर भारत का भी होगा, जाहिर तौर पर भारत का ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम अहम मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो कई अच्छे पहलू भी निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष, और तमाम दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि इस चर्चा को लेकर वो क्या सोचते हैं, समझते हैं इन मुद्दों पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और सनराइज न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।